वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ाने वाला हूं। 11th क्लास में डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आपने सीखा है। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस सेल साइकिल में एस फेज में होती है और इसी प्रोसेस को आज हम समझने वाले हैं। डीएनए रेप्लिकेशन को हम डीएनए डुप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो सेल डिवीजन के लिए जरूरी है। जब हमारा सेल एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाता है या एक सेल से 4 सेल बनता है मियोसिस प्रोसेस में, उसके पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और कैरियोकाइनेसिस में आप देखे होंगे कि क्रोमोजोम जो है वो उसका सेंट्रोमियर से स्प्लिट करता है एनाफेज में। तो जो क्रोमोजोम है उसका अमाउंट डबल हो जाता है, यानी क्रोमोजोम क्या है, डीएनए का ही तो कंडेंस्ड फॉर्म है। तो वो जो क्रोमोजोम का अमाउंट डबल होता है, यू कैन से कि जो डीएनए का अमाउंट डबल होता है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेल के अंदर में कैसे होता है, कहाँ पे होता है, कौन से एंजाइम लगते हैं, ये सारी प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन जिसे हम डीएनए डुप्लीकेशन भी कहते हैं, ये सेल के अंदर में होने वाला एक डीएनए से रिलेटेड यूनिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एरर होने की चांसेस बहुत कम होता है। इसको एररलेस फेनोमेना कहा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन में एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनता है, इसके बारे में हमारे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले एक वॉटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। माने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कुछ लोग ऐसा भी मानते थे कि कंजर्वेटिव मेथड से होता है और डिस्पर्सिव मेथड से होता है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है एक डीएनए डिवाइड करके 2 डीएनए बनाएगा, एक डीएनए बिल्कुल ओल्ड रहेगा और दूसरा डीएनए जो है वो बिल्कुल न्यू रहेगा। ऐसा नहीं होता। डिस्पर्सिव में ये बताया गया था कि डीएनए छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कट जाते हैं और वो सब फ्रैगमेंट डेवलप होकर के नया डीएनए बनाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, ये सही मेथड है। तो पहली बात ये सुनिए कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो कौन सी मेथड से होती है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है, इसमें यह बताया गया कि एक डीएनए जब डिवाइड करता है, आप तो जानते हैं एक डीएनए के अंदर में 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, और डीएनए का जो स्ट्रैंड है ये जब ये डिवाइड करेगा तो दोनों स्ट्रैंड के साथ एक नया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 मैंने पिंक कलर से डीएनए का स्ट्रैंड दिखाया है, अगर ये डिवाइड करेगा तो 2 स्ट्रैंड बनेगा, 2 डीएनए के स्ट्रैंड अलग होंगे और इसके ऊपर में एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा, इसके ऊपर में भी एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। मतलब इस तरह का 2 डीएनए बन जाएगा। देखो ये मैंने जो लिखा है ना लाइट डीएनए और ये मैं लिखा है हाइब्रिड डीएनए, तो 2 हाइब्रिड डीएनए बन जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या? अगर एक लाइट डीएनए है वो डिवाइड कर गया और मीडियम में हमने नाइट्रोजन 15 रखा हुआ है तो 2 हाइब्रिड डीएनए बन जाएगा। यानी ये कहने का मतलब हो गया कि एक स्ट्रैंड इसमें ओल्ड वाला होगा और एक नया स्ट्रैंड बन गया। तो जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है। दोनों डीएनए में एक डीएनए जब डिवाइड करेगा तो 2 डीएनए बनेगा। दोनों डीएनए में 2 स्ट्रैंड होगा, एक स्ट्रैंड नया होगा और एक स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड होगा, पुराना स्ट्रैंड होगा। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। अब इसे देखना है कि क्या सही में वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है। अच्छा, इस बात को प्रूव करने के लिए मेसेल्सॉन एंड स्टॉल ने 1958 में इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया, मैंने इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया है। ई कोलाई पे, ई कोलाई आप जानते हो एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ई कोलाई में कैसे प्रूफ किया गया, जरा बात को समझिएगा। देखिए यहां पे एक्सपेरिमेंट को दिखाया गया, बेटा ये एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। यहां पे मैंने क्या लिया है, एक डीएनए है जिसको हम बोलते हैं हैवी डीएनए। अच्छा, हैवी डीएनए किसको बोलते हैं? देखो डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, दोनों स्ट्रैंड अगर नाइट्रोजन 15 से बना है, बोला नाइट्रोजन 15 का मतलब क्या होता है? अरे भाई डीएनए जो होता है वो डीएनए शुगर बेस और फॉस्फेट से बना होता है, तो बेस में नाइट्रोजन होता है ना, तो इसके अंदर में जितने भी नाइट्रोजन है वो सब 15 वाला नाइट्रोजन है। 15 वाला मतलब हेवी, आइसोटोपिक नहीं बोलने का, हैवी बोलने का। आइसोटोपिक बोलोगे गलत हो जाएगा। N15 हैवी आइसोटोप है, मतलब आइसोटोपिक बोलने का, यानी रेडियो एक्टिव नहीं बोलने का, सॉरी रेडियो एक्टिव नहीं बोलने का बेटा। तो ये दोनों जो है वो हेवी नाइट्रोजन से बना हुआ है, N15 से बना हुआ है। इसमें एक स्ट्रैंड N14 से बना हुआ है इधर, और ये एक 15 से बना हुआ है। इसका दोनों स्ट्रैंड N14 से बना हुआ है। तो दोनों स्ट्रैंड N14 से बना हो
तो इसे हम बोलते हैं लाइट डीएनए। एक स्ट्रैंड N14 से बना है और दूसरा स्ट्रैंड N15 से, तो इसे हाइब्रिड डीएनए बोलेंगे। और दोनों स्ट्रैंड में N15 हो तो इसे हम बोलेंगे हैवी डीएनए। अब देखिए मैंने क्या किया है, ये जो व्हाइट कलर वाला है ये डीएनए को लिया है ना, ये हैवी डीएनए, यानी दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए का है वो 15-15 है। इसको 20 मिनट तक हमने N14 मीडियम में रखा। मीडियम में हम क्या रखा है बेटा, N14। तो यानी अगर एक ये वाला डीएनए जब डिवाइड करेगा तो पहले डीएनए जब स्ट्रैंड खुलेगा तो इसके ऊपर में नया जो स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा बनेगा, 14 वाला। तो देखो इसमें एक व्हाइट स्ट्रैंड है और एक पिंक स्ट्रैंड है, यानी ये भी हाइब्रिड ये भी हाइब्रिड, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, इसके ऊपर में नया नया स्ट्रैंड बन जाएगा, लेकिन वो 14 वाला ही ग्रो करेगा। N14 मीडियम में क्या रखना है आपको, N14 रखना है। मीडियम में क्या रखना है बेटा, N14 रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर से हम अगले 20 मिनट तक ग्रो। 20 मिनट क्या हो गया, जनरेशन टाइम होता है। बैक्टीरिया एक बार डिवाइड कर जाएगा, तो जब एक बार डिवाइड होगा तो डीएनए भी एक बार डिवाइड होगा। तो 20 मिनट में 2 डीएनए बन गया, इसमें एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाएगा। फिर अगले 20 मिनट यानी 40 मिनट हो गया ना बेटा, 40 मिनट, 20 मिनट तक हो गया था, अगला और 20 मिनट तक करेंगे। तो जब ये 2 डीएनए, जब 2 स्ट्रैंड अलग होगा तो सोचो, एक पिंक के साथ पिंक आ गया है ना, और एक व्हाइट के साथ पिंक आ गया, बराबर है ना। अच्छा देखो यहाँ पे व्हाइट के साथ क्या आ जाएगा, पिंक, और एक पिंक के साथ पिंक आ गया। यानी ये जो पिंक वाला कलर था उसको मैंने क्या रिप्रेजेंट किया था, पिंक कलर को क्या बोल रहे हैं बेटा, 14 बोल रहे हैं। देखो पिंक कलर में जो मैं बोला हूँ 14 है, तो ये वाला 14 हो गया। ये दोनों, ये क्या हो गया, 14 स्ट्रैंड बना हुआ है ना। और इसमें 14 और 15 दोनों है, जो बीच में जो 2 बना है ये 14 भी है, N14 भी है बेटा, और N15 भी है, 15 वाला भी है एक स्ट्रैंड। तो इसको हम हाइब्रिड डीएनए होगा। अब ये बात कैसे पता चलेगा, ये तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो इसको टेस्ट ट्यूब में देखा जाएगा। टेस्ट ट्यूब में देखो, जब हैवी डीएनए रहेगा तो वो सबसे भारी रहता है, तो उसका बैंड सबसे नीचे आएगा। देखो यहाँ पे 2 डीएनए है, दोनों हाइब्रिड है, तो बैंड कहाँ पे बना है, बीच में बना है। हाइब्रिड मतलब मीडियम साइज का, मीडियम मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट का। और हैवी डीएनए बनेगा, देखो अब यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए बना, देखो यहाँ हाइब्रिड डीएनए बना है तो एक बीच में भी बैंड बना है, और लाइट डीएनए बना है तो लाइट डीएनए का सबसे ऊपर में बैंड बनेगा। अब ये जो बैंड का सेपरेशन हुआ है, इसके लिए हम एक केमिकल डालते हैं, सीजियम क्लोराइड। देखो ये केमिकल है, केमिकल का नाम क्या है बेटा, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड डालेंगे और उसके आधार पर डेंसिटी अगर अलग अलग है डीएनए का तो उसको सेपरेट कर देगा। तो ये सारा रिएक्शन तो टेस्ट ट्यूब में चल रहा है ना। तो आप देखो, एक हैवी डीएनए लिया, उसको डिवाइड, उसको हम रेप्लिकेट करवाया एक जनरेशन, तो उससे 2 हाइब्रिड डीएनए बना। फिर उसको और एक जनरेशन रेप्लिकेट करवाया तो फिर जो है वो 2 हाइब्रिड बन गया और 2 लाइट बन गया। तो इसका मतलब ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होना चाहिए कि अगर भाई अगर एक जो है वो हैवी डीएनए है और 2 अगर हाइब्रिड बन रहा है, इसका मतलब कि एक नया स्ट्रैंड बना होगा और इसमें भी एक नया स्ट्रैंड बना होगा, यानी सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये बात प्रूफ हो गया। इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया है बेटा, इस एक्सपेरिमेंट को मेसेल्सॉन एंड स्टॉल ने किया है। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया है, मेसेल्सॉन एंड स्टॉल ने, ठीक है। इसके लिए उन्होंने सोर्स ऑफ जो यहाँ पे नाइट्रोजन मैंने यूज किया है, ये नाइट्रोजन यहाँ भी अगेन यहाँ पे N14 नाइट्रोजन, हर बार नाइट्रोजन 14 यूज करना है, 2 बार नाइट्रोजन 14 में ग्रो करवाया गया। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन था वो अमोनियम क्लोराइड था, ठीक है। और जो टेक्निक हम दिए थे उसको बोला मैंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। सीजियम क्लोराइड होता है जो कि डेंसिटी के आधार पे, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे, उसको मॉलिक्यूलर डेंसिटी के आधार पे डीएनए को सेपरेट कर रहा था। ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, उससे भी उस एक्सपेरिमेंट से भी यही बात प्रूफ हुई फाइनली कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया था टायलर के द्वारा। किस पे, टायलर ने किया था VCA फावा, जिसे आप बोलते हो फावा बीन्स, है ना। बीन्स का एक मतलब कह सकते हैं वैरायटी है। तो VCA फावा बीन्स समझते हो ना, बीन्स का एक वैरायटी है। तो उसके रूट सेल में ये एक्सपेरिमेंट को कराया गया। उसके लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव, देखो यहाँ पे क्या, थाइमिडीन H3, जो थाइमीन होता है ना बेटा, डीएनए है, तो डीएनए तो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, तो जो न्यूक्लियोटाइड में थाइमीन होगा, थाइमीन, तो उसमें न्यूक्लियोटाइड में जब फॉस्फेट के फॉर्म में होता है तो ट्राइफॉस्फेट होता है उसमें, याद करो, एक शुगर होगा, एक बेस होगा, एक फॉस्फेट होगा, फिर बाद में उसको एक्टिवेट करना पड़ता है तो ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। तो जो थाइमिडीन होता है यानी न्यूक्लियोटाइड ऑफ थाइमीन, उसमें जो हाइड्रोजन इस्तेमाल करना है वो H3 इस्तेमाल करना है। H3 रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है ना। यानी ओवरऑल ये तुम समझो कि जब हम यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड है नॉर्मल हाइड्रोजन से बना हुआ है
और जब हम मीडियम में H3 को यूज करेंगे मीडियम में, तो यहां पे जो दो डीएनए बनेगा, एक हाइब्रिड स्ट्रैंड बन जाएगा H3 वाला और एक ओल्ड स्ट्रैंड बनेगा। तो सेम टाइप का एक्सपेरिमेंट है, आपको उतना डिटेल में बिल्कुल नहीं पूछेगा। आप सिर्फ इतना समझ लेना कि थाइमिडीन को, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को किसने यूज किया था सेमी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल को प्रूफ करने के लिए, तो टायलर बोलने का। और अगर तुमसे पूछ दिए कि N15 को किसने यूज किया था, N15 हैवी आइसोटोप होता है, तो उसे आपको बोलना है मेसेल्सॉन एंड स्टॉल। ठीक है बेटा। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन करता है कि एक डीएनए रेप्लिकेट करके दो डीएनए बनाएगा, इसमें स्पीड को चेक करोगे तो 2000 बेस पेयर पर सेकंड। यहाँ पे एक एंजाइम होता है, देखो मैंने लिखा है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज भी कई तरह के होते हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम बोलते हैं। तो वो 1 सेकंड में कितना 2000 बेस पेयर बना देता है। इस स्पीड से आप कैलकुलेट करोगे तो बैक्टीरिया के अंदर में आपको पता है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 38 मिनट आ जाएगा, है ना। वो आपके नोट्स में देख लेना, वो 18 मिनट लिखा गया है, उसको सही कर लेना, ठीक है ना। अब एक बात देखो बेटा कि ये तो हो गया। अब हम देखिए डीएनए रेप्लिकेशन जब हम करवाते हैं तो यहाँ से इस जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लो कि कह दिया, जैसे ये क्या है, कौन सा डीएनए बेटा, ये है हैवी डीएनए, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड किसका बना हुआ है, देखो व्हाइट वाला कलर जो है ना, तो दोनों स्ट्रैंड कैसा बना हुआ है बेटा, N15 का बना हुआ है। ये भी 15 वाला स्ट्रैंड है और नीचे वाला भी 15 स्ट्रैंड है। अब बोल दिया कि फर्स्ट जनरेशन हमने 14 में ग्रो करवा दिया और सेकंड जनरेशन में 15 में ग्रो करवा दिया। या मान लो यहीं इसी क्वेश्चन को मैं सोल्व कर लेता हूं कि 2 जनरेशन 14 में ग्रो करवा दिया, तो परसेंटेज बताओ कितना परसेंट जो है वो हाइब्रिड डीएनए बना। तो देखो 1 जनरेशन करवाए तो 2 हाइब्रिड डीएनए बना, 1 जनरेशन और ग्रो करवा दिया तो 2 हाइब्रिड बना और 2 लाइट बना बेटा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें परसेंटेज के फॉर्म में हाइब्रिड कितना बना, हाइब्रिड कितना बना, तो इसमें हम बोलेंगे हाइब्रिड बना है 50%। ठीक है। उसके बाद बोलेंगे लाइट कितना बना है, तो लाइट बना है बेटा 50%। और हैवी कितना बना है, तो हैवी बना है 0%। ठीक है। तो ये चीजें हो गया। रेशियो भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिया गया है, आप उन सारे क्वेश्चंस को बनाइए। ओके। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका एंजाइम से समझ लीजिए। ठीक है। कम समय में ज्यादा बात समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। वैसे अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आपके पास हमारा नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक तो देखो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है बेटा, तो वहां पे रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उस समय डीएनए को सबसे पहले ओपन किया जाता है। तो जब डीएनए को हम ओपन करते हैं, ध्यान रखना, मैं एक बार जरा चेक कर लूँ सारा चीज़ ओके है कि नहीं। हाँ ठीक है, चलो सब चीज़ ओके है। तो बेटा मैं जरा एक बात बता दूं कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसके मैकेनिज्म की तरफ चलोगे तो उसमें क्या होता है, पहले हम डीएनए को ओपन करते हैं। जरा आओ इधर हम बताते हैं। तो जब डीएनए को हम ओपन करते हैं बेटा, तो डीएनए को ओपन करने से फॉर्क बनता है। क्या बनता है, फॉर्क बनता है ना। अब देखो जैसे मैंने क्या किया, डीएनए को ओपन किया, जैसे ये डीएनए है हमारा, ये डीएनए है। अब डीएनए को हमने ओपन कर दिया तो देखो खुला हुआ डीएनए, जैसे देखो ऐसा ओपन हो गया ना बेटा डीएनए को ओपन कर दिया, है ना। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, इसको ओपन कर दिया। तो ये डीएनए को ओपन कैसे किया गया, इस पे एक एंजाइम था जिसको हम बोलते हैं हेलिकेज। हेलिकेज ने क्या किया, इसके बीच के जो बॉन्ड होता है ना, जो हाइड्रोजन, आप तो जानते हो डीएनए के बीच में जो बेस पेयर होता है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कौन करता है, हेलिकेज, है ना। ये बात समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके बार बार सुनिए। हेलिकेज क्या करता है, डीएनए के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर देता है। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। तो ये कैसा अपीयरेंस हो रहा है बेटा, एक बाइसेप्ट स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क का शेप कैसा होता है, बाइसेप्ट। देखो यहाँ पे बाइसेप्ट, एनसीईआरटी में फिगर बनाया गया है। अच्छा, इस रेप्लिकेशन फॉर्क में, ये तो हम यूकैरियोट के लिए बताया, प्रोकैरियोटिक में पूछेगा तो थीटा शेप बताना, लेकिन प्रोकैरियोट आता नहीं है, यूकैरियोट में आता है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। अब देखो क्या करना है कि जैसे ये बना बेटा, अब डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, तो मान लो एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी बोलते हैं बेटा 3', इस स्ट्रैंड का पोलैरिटी बोलते हैं 3' to 5'। तो इसका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3' और इधर हो जाएगा 5'। तो क्या होता है बेटा, देखो मैंने एक डाला है प्राइमेज, है ना। एक प्राइमेज एंजाइम होता है, वो आरएनए का छोटा सा एक सेगमेंट बनाएगा। देखो आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा बना दिया यहाँ पे, है ना, व्हाइट कलर से दिखा रहा हूँ। ये देखो आरएनए का 1 2 3 ऐसे 7 से 10 न्यूक्लियोटाइड का एक सेगमेंट को जोड़ देता है। और प्राइमर, इसको हम बोलते हैं प्राइमर, ये आरएनए का टुकड़ा है। तो ये प्राइमर जुड़ गया।
अब ये प्राइमर क्यों जुड़ गया? क्योंकि डायरेक्ट जो है वो डीएनए सिंथेसाइज होना शुरू नहीं होता, तो प्राइमर जुड़ गया। अब इसके आगे क्या बनना शुरू हो जाएगा? इसके आगे डीएनए का स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे बनते चला जाएगा, ठीक है ना, बनते चला जाएगा। ओके, तो प्राइमर हमेशा 3' एंड पे अटैच होता है, ये बात याद रखना है। बोला अच्छा चलो इस स्ट्रैंड पे कोई डीएनए का स्ट्रैंड नहीं बनेगा क्या? इस स्ट्रैंड पे भी डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। देखो इसमें भी मैंने क्या किया, एक प्राइमर लगा दिया, ठीक है। बोला प्राइमर क्यों इधर क्यों लगा रहे हो? क्योंकि 5 प्राइम पे नहीं लगा सकते प्राइमर को, प्राइमर हमेशा 3 प्राइम पे लगता है, तो यहां से कट करोगे तो ये 3 एंड क्रिएट होगा ना। अब तो यहाँ पे मैंने प्राइमर लगा दिया और इसके आगे क्या होगा बेटा, ऐसे आर पूरा बन जाएगा डीएनए। बात समझ में आई? ओके, तो प्राइमर कहाँ, ये किधर से किधर जा रहा है? इधर इधर 5 प्राइम होगा बेटा और इधर 3 प्राइम होगा। यहाँ पे भी इधर 5 प्राइम करेंगे, इधर 3 प्राइम करेंगे, 3' है ना। ओके, अभी और ये खुलेगा धीरे 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 धीरे, पूरा ये खुलते चला जाएगा, डीएनए पूरा खुल जाएगा। जब खुलता है ना डीएनए, तो डीएनए में बेटा, डीएनए को खोलने की वजह से, डीएनए तो क्या होता है, एक रस्सी जैसा होता है, खोलोगे तो टेंशन पैदा होगा, तो उस टेंशन को कम करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? टोपोआइसोमरेज। कौन सा एंजाइम होता है बेटा? टोपोआइसोमरेज। बैक्टीरिया में इस टोपोआइसोमरेज को बोलते हैं गायरेज, ध्यान रखोगे। तो खोलते चले गए, तो ये वाला स्ट्रैंड तो बेटा कंटिन्यूअस बनते चला जाएगा, जैसे जैसे डीएनए खुलेगा। ये स्ट्रैंड कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, क्योंकि इसके आगे तो बना दिया डीएनए, अब पीछे फिर से एक प्राइमर लगाना पड़ेगा। तो 3-4 स्टेप में ये फिगर को दिखाया जाता है, मैं डायरेक्ट एक स्टेप में ही फिगर को दिखाता हूँ। मान लो कि ये हमारा डीएनए थोड़ा सा है, बाकी का पूरा ये डीएनए खुल चुका है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये डीएनए खुल चुका है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा क्या लगाया था बेटा, प्राइमर, ठीक है। अब ये प्राइमर लगाया था और इसके ऊपर में एक नया डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे तो सिंथेसाइज होते चला गया। अच्छा, इसमें क्या किया था मैंने, यहाँ पे प्राइमर लगाया था, ठीक है। अब ये थोड़ा और भी खुल चुका है, तो इसके आगे तो डीएनए बन गया है बेटा, है ना, लेकिन फिर से एक प्राइमर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो प्राइमर लगाए तो फिर इसके आगे डीएनए बन जाएगा, ठीक है। तो एक देखो 2 स्ट्रैंड बन रहे हैं, 2 डीएनए बन रहे हैं, एक डीएनए डिवाइड करेगा 2 डीएनए बनेंगे, पर एक जो डीएनए है उसमें देखो जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो डिसकंटिन्यूअस है, और दूसरा में कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है। इसको बोलते हैं बेटा लीडिंग स्ट्रैंड, है ना। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस, और इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस को हम लैगिंग भी बोलते हैं, लैगिंग मतलब पीछे बनना, और लीडिंग मतलब पहले बनना, फर्स्ट में। तो इसे हम कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, इसे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। 2 स्ट्रैंड होता है, तो 2 तरह का डीएनए होता है। अच्छा, जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है, ये जो डीएनए का जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट दिखाई दे रहा है, मैंने ब्लू कलर से जो दिखाया हुआ है, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। लिखेंगे इसको बोलते हैं ओकाजाकी। ओकाजाकी साइंटिस्ट का नाम है, डीएनए का फ्रेगमेंट है। और ये जो व्हाइट कलर का है इसको हम बोलते हैं प्राइमर। तो बोलोगे ये प्राइमर तो आरएनए का पार्ट है, बेटा प्राइमर को बाद में हटा दिया जाएगा। बोला प्राइमर को हटाने का काम कौन करता है? वो भी डीएनए पॉलीमरेज ही करता है। डीएनए बनाने का भी काम डीएनए पॉलीमरेज करता है, और प्राइमर को हटाने का भी काम डीएनए पॉलीमरेज करता है, बाद में हटा देगा। और एक एंजाइम देखो लास्ट में लिखा हूं लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा बेटा, जब इसको हटाएगा ना तो बीच में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके एक पूरा का पूरा डीएनए तैयार कर देगा। तो इस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। बच्चों, अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, बिना हिचक के, बिना कुछ सोचे समझे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मोटिवेट, तो आपको मैं वादा करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ कि आपको भी खूब दिल लगा करके पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।